नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है वह तो मेरा सिर्फ 2-3 घंटे का ही पति है। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। 32 बसंत देखने के बाद भी रूपाली अविवाहित थी। सहारे की तलाश में भटकती रूपाली को साथ मिला तो एक ऐसे उधेड़ ठूठ व्यक्ति का जिसे सिर्फ बेल से लिपटने की चाह थी। रूपाली की जिंदगी में हंसने और खुश रहने लायक कुछ नहीं था। छोटी सी उम्र में माँ का साया सर से उठ गया। माँ की मौत का दुख भुलाने लायक नहीं होता और जिन हालातों में रूपाली की माँ ने मौत को गले लगाया था वह तो वास्तविकता से भी बहुत अधिक भयंकर थे। शराबी पिता के अत्याचारों से रूपाली की माँ हमेशा पीड़ित रहती थी। वह एक स्कूल में पढ़ाती थी तो जो तनख्वाह मिलती उससे रूपाली के पिताजी की महीने भर की शराब का काम ही चलता था। पैसे ना देने पर रूपाली का पिता संतलाल घर का कोई भी सामान उठाकर बेच देता। जरा सा विरोध करने पर आक्रामक बन जाता और माँ बेटी को रुई की तरह धुन कर रख देता। रूपाली सिर्फ 8 वर्ष की थी जब एक रात उसके पिता का कोई दोस्त उनके घर आया। माँ बहुत चीखी चिल्लाई लेकिन पिता ने उस व्यक्ति और माँ को कमरे में धकेल दिया। व्यक्ति ने कुछ देर बाद कमरे से निकलकर 500 के कई नोट पिता को थमा दिए। माँ फूट फूट कर रो रही थी। उसके पिता को गालियां दे रही थी लेकिन रूपाली का पिता हंसता हुआ नोट गिनते हुए घर से बाहर निकल गया। इन कुछ पलों में क्या हुआ था यह रूपाली की समझ से बाहर था। उसके बाद रूपाली की माँ सहम गई। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। अगले दिन शाम को 4 बजे रूपाली की माँ पागलों की तरह रोती हुई घर से बाहर निकल गई। थोड़ी दूर रेल की पटरी थी। माँ उस पटरी पर बदहवास हालत में सामने से आ रही गाड़ी की तरफ भाग रही थी। तीव्र गति से आती हुई रेलगाड़ी ने रूपाली की माँ के शरीर के परखच्चे उड़ा दिए और रूपाली की माँ हमेशा के लिए शांत हो गई। बिना माँ की छोटी बच्ची शराबी पिता के साथ अकेली कैसे रहती। इसीलिए एक दिन रूपाली की मौसी आकर उसे अपने साथ ले गई। मौसी तो अच्छी थी पर उनके बच्चों का व्यवहार रूपाली के प्रति ठीक नहीं था। उन्हें रूपाली फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। मौसी के घर की पूरी जिम्मेदारी धीरे धीरे रूपाली पर आ गई परंतु यह मौसी की अच्छाई थी कि उन्होंने जैसे तैसे करके रूपाली को ग्रेजुएशन करा दी। ग्रेजुएशन पूरी होते ही संतलाल मौसी के घर आ धमका। मौसी ने विरोध किया। वह अपने घर से रूपाली का विवाह करना चाहती थी लेकिन संतलाल नहीं माना। सबके विरोध के बावजूद रूपाली को अपने साथ घर ले आया। संतलाल ने रूपाली के लिए नौकरी की व्यवस्था भी कर दी। संतलाल ने बेटी से शराब के पैसे मांगने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसकी मांग बढ़ती गई। पैसे ना मिलने पर वह रूपाली पर चीखता चिल्लाता उसे गालियां देता। इतनी गंदी गालियां कि पड़ोसी भी कानों में रुई डालकर बैठ जाते। रूपाली एक कंपनी में नौकरी करने लगी। उसके पास 2-3 साफ सुथरी साड़ियाँ थीं जिसे वह अपना काम चलाती थी। अपने पिता के ऐसे व्यवहार से वह आहत थी। उसके चेहरे पर हमेशा ही दुख के बादल छाए रहते थे। कंपनी में सभी सहयोगी उसकी पीड़ा से परिचित थे। सभी का उसके प्रति अच्छा व्यवहार भी था। ऐसे में रूपाली की दोस्ती माधुरी से हुई। माधुरी भी इसी शहर में रहती थी। शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। धीरे धीरे रूपाली और माधुरी की दोस्ती गहरी होती चली गई। रूपाली अपने दिल के हर जख्म माधुरी के साथ बांटती और माधुरी उसे सांत्वना देती। यथासंभव उसकी समस्याओं का समाधान भी बताती। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत बुरी हुई कि अब रूपाली 32 बरस की हो चुकी थी परंतु कोई भी लड़का उससे शादी करने को तैयार नहीं था। कारण यह था कि सभी यह समझते थे कि बाप तो शराबी, बेटी न जाने कैसी होगी। पिता ने तो माँ को बेच दिया था, क्या पता बेटी से भी देह व्यापार करवाता हो और रूपाली चरित्रहीन हो। दूसरी तरफ रूपाली में महीने भर से एक खास परिवर्तन आया था जो तुरंत ही सभी ने पकड़ लिया। पहले रूपाली की जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी। वह ढंग से अपने बाल भी नहीं संवारती थी लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके होठों पर एक मदहोश करने वाली मुस्कुराहट थी। उसकी आंखें आज भी जैसे जाम छलका रही थी। सभी ने
अंदाज़ा लगाया कि शायद रूपाली के पिता सुधर गए और रूपाली के लिए अच्छे घर से कोई रिश्ता आ गया हो। एक दिन रूपाली सुबह 8 बजे माधुरी के घर पहुंच गई। ऑफिस जाने में अभी आधा घंटा बाकी था। रूपाली माधुरी से कुछ बातें करना चाहती थी। यह माधुरी की समझ में आ चुका था, परंतु रूपाली माधुरी के काम में उसकी सहायता करने लगी। जल्दी ही घर का सारा काम भी निपट गया। फिर माधुरी ने कहा, अच्छा बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। रूपाली ने ऐलान कर दिया, माधुरी आज हम ऑफिस से छुट्टी करेंगे। माधुरी ने आश्चर्य से कहा, क्यों भाई? अभी तो ऑफिस जाने में आधा घंटा बाकी है। इतने में तो ढेर सारी बातें की जा सकती और सुनी जा सकती। छुट्टी करने की क्या जरूरत है? रूपाली बोली, माधुरी क्या मैं रवि से शादी कर लूँ? माधुरी जैसे धड़ाम से आसमान से गिरी, आश्चर्यचकित होते हुए बोली, रवि से? पर वह तो पहले से शादीशुदा है, बाल बच्चों वाला है। रूपाली ने माधुरी को सहजता से समझाने की कोशिश की। वह बोली, माधुरी मेरी उम्र तो देख, 32 पूरे कर चुकी हूँ। मेरे घर का जो माहौल है, ऐसे में मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा और मेरे पिताजी तो मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढने से रहे। उनके हाथ से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो निकल जाएगी। अगर मेरी शादी कर दी तो फिर उन्हें शराब की बोतल के पैसे कौन देगा? वह तो एक बार भी नहीं सोचते कि उन्हें अपनी बेटी के हाथ भी पीले करने। मुझे एक घर चाहिए। रवि मुझे बहुत चाहता है, मेरा ख्याल भी रखता है। पिताजी भी रवि का कहना मानते। रवि मेरे घर आता जाता रहता है। माधुरी को रूपाली की बुद्धि पर तरस आ रहा था और वह उसे समझाते हुए कहने लगी, देख रूपाली, यहाँ तो अकेले तेरे पिताजी जिनकी वजह से तेरा जीना दूभर है, लेकिन रवि के घर में तो सौत होगी और उसके बच्चे होंगे। उनके बीच तुम किस सुख की कल्पना कर रही हो? जरा तुम सोच कर देखो। मैं मानती हूँ कि रवि ऑफिस में हमारा कलीग है, उसका व्यवहार अच्छा है, तुम्हारे पिताजी को भी समझा देता होगा और तुम्हारे प्रति सहानुभूति भी रखता होगा, लेकिन एक शादीशुदा मर्द की गृहस्थी में दखल अंदाजी करना मुझे सही नहीं लगता, और वह भी जब वह मर्द यह कह रहा हो कि वह अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार करता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि वह तुम्हें सिर्फ अपनी रखेल बनाना चाहता है और कुछ नहीं। तुम्हें समाज में उसकी पत्नी का दर्जा कभी नहीं मिलेगा, तुम रखेल बनकर रह जाओगी। रूपाली ने फिर से भोलेपन में कहा, माधुरी तुम समझती क्यों नहीं? मुझे एक घर चाहिए जिसे मैं अपना कह सकूं। रवि की पत्नी बदसूरत और देहाती। रवि मेरे बगैर नहीं रह सकता, वह मुझ पर जान छिड़कता है। उसने कहा कि वह अपनी पत्नी की सहमति से मुझसे शादी करेगा और अपने घर में रखेगा। माधुरी के लिए रूपाली को समझाना बहुत मुश्किल था। इसके बाद की घटनाएं बहुत तेजी से बदलती। रूपाली ने 1 महीने की छुट्टी के लिए ऑफिस में अर्जी दे दी। फिर सुनने में आया कि उसने रवि के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और अब वह रवि के घर में रह रही। इसके बाद माधुरी को शहर से 20 किलोमीटर दूर एक दूसरी कंपनी में नौकरी मिल गई। वहाँ पर प्रमोशन भी मिली और सैलरी भी अच्छी थी। इसीलिए माधुरी ने यह कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। दूसरी कंपनी के पास ही माधुरी के पति का ऑफिस भी था और बच्चों का स्कूल भी नज़दीक पड़ता था। पति ने बहुत भागदौड़ की और एक मकान का इंतजाम भी कर लिया। इस भागम भाग में माधुरी का ध्यान रूपाली से हट गया और उसके बारे में उड़ती हुई छिटपुट खबरें ही उसे मिली। 1 साल भर बाद माधुरी के सुनने में आया कि रूपाली ने बेटी को जन्म दिया। एक ही शहर में रहती थी, लेकिन मुलाकात कभी नहीं हुई। लगभग 11 साल बाद माधुरी की मुलाकात रूपाली से हुई। रूपाली एक शादी में अपनी 10 साल की बेटी के साथ आई हुई थी। माधुरी को देखते ही उससे लिपट गई। माधुरी ने पूछा, रवि नहीं आया? रूपाली ने ठंडा सा जवाब दिया, उन्हें अपने काम से फुर्सत ही कहाँ। रूपाली का चेहरा बेजान और चमक रहित हो चुका था। उसकी बेटी के चेहरे पर भी गहरी उदासी थी। बातों को आगे बढ़ाते हुए माधुरी ने पूछा, रूपाली तुम्हारे पिताजी कैसे हैं और कहाँ रहते हैं? रूपाली बोली, वैसे ही हैं जैसे पहले थे। कभी मेरे साथ रहते हैं, कभी गांव में ज़मीन जायदाद बेचने चले जाते हैं और ज़मीन बेचकर खूब सारी शराब पीते रहते हैं। शहर आते हैं तो पैसे देने के लिए मैं ही हूँ, मना करती हूँ तो गाली गलौज करते हैं। 8-10 दिन मेरे पास रहते हैं और फिर गांव चले जाते हैं। शहर में वह अपना मन बहलाने आते हैं, क्योंकि गांव में पिक्चर हॉल नहीं, वहाँ पर बोर हो जाते हैं। माधुरी ने कहा, तुम उन्हें पैसे देने से मना क्यों नहीं कर देती?
रूपाली ने कहा, मना करती हूँ तो ऐसी भद्दी और गंदी गालियाँ देते हैं कि सारा मोहल्ला सुनता है। मेरी बेटी डर जाती, यह भी सहमी सहमी सी रहती। अब तो पिताजी मुझ पर हाथ भी उठा देते। मेरी बेटी रोकर बीच में आती है तो इस पर भी हाथ उठाते। ऐसे झगड़े से अच्छा है मैं चुपचाप उन्हें पैसे देती रहूं। माधुरी ने पूछा, अच्छा घर के बाकी लोग कुछ नहीं कहते? मेरा मतलब है कि जब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ भद्दा व्यवहार करते हैं तो रवि कुछ नहीं कहता। रूपाली बोली, बाकी कौन से लोग? मैं तो पिताजी के पास रहती हूँ, अपने उसी घर में जो मेरी माँ के नाम पर था और अब मेरे नाम है। रवि तो रात को 10 बजे आता है और 12-1 बजे चला जाता है। हमारा पति पत्नी का रिश्ता तो 2-3 घंटे का ही। घर खर्च भी नहीं देता, कहता है तुम खुद कमाती हो, और देगा भी क्या? अपनी बेटी को शाबाशी तक तो दे नहीं सकता। दृष्टि हर साल अपनी कक्षा में फर्स्ट आती, कभी टॉफी ला कर नहीं देता। रूपाली की आंखों में आंसू छलक आए। सभी बच्चों के पिता उनसे कितना लाड प्यार करते हैं, परंतु मेरी बेटी की किस्मत भी मेरे जैसी ही निकली। इसे भी पिता का प्यार नसीब नहीं हुआ। रूपाली लगभग रुआसे स्वर में बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मुझे समझाना चाहा था, परंतु मेरी अकल पर पत्थर पड़े थे। बहुत भारी भूल कर बैठी। वैसे करती भी क्या? मुझ जैसी बेसहारा बेल के लिए एक ठूंठ का सहारा भी बहुत बड़ी बात थी। रवि ने सहानुभूति दिखाई तो मैं बहक गई। भविष्य की कल्पना नहीं की। माधुरी ने गमहीन माहौल को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हुए कहा, रूपाली, अब तो तुम्हारी बेटी 10 साल की हो गई। अब तक तो एक बेटा भी हो जाना चाहिए था। आगे चलकर वही तुम दोनों का सहारा बन जाता। तुम्हें बेटा मिल जाता और दृष्टि को भाई। अचानक से दृष्टि रोने लगी और उसकी हिचकियां बंद गई। छोटी बच्ची रोते हुए बोली, नहीं, मुझे भाई नहीं चाहिए, वह भी नाना और पापा की तरह माँ को और मुझे तंग करेगा। माधुरी हैरान रह गई। दृष्टि को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया। उसके भविष्य के बारे में सोचने लगी। छोटी सी बच्ची ने अपनी इस उम्र में सिर्फ 2 ही पुरुष देखे, एक नाना और दूसरा पिता। दोनों ने ही उसके कोमल मन पर पुरुष नाम के प्राणी के लिए एक खौफ और नफरत पैदा कर दी थी। शादी पिछले ऑफिस से एक कॉमन फ्रेंड की थी, जिसमें रूपाली, माधुरी, पुराने ऑफिस का पूरा स्टाफ शामिल होना लाजमी था। इसलिए जब माधुरी और रूपाली गेट से बाहर निकलने लगे तो रवि भी शादी के समारोह में शामिल होने के लिए मेन गेट से अपने परिवार के साथ प्रवेश करता हुआ नजर आया। रवि की सांवले रंग वाली पत्नी ने खूबसूरत महंगी साड़ी पहन रखी थी। कमर में चाबियों का लटकता गुच्छा और जेवरों से लदी गर्दन उसके गर्वीले दाम्पत्य जीवन को दर्शा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रूपाली का गोरा रंग, सुंदर देह, खूबसूरत नैन नक्श थे, लेकिन कुमलाया हुआ चेहरा फीका पड़ गया था। रूपाली चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, वह एक रखेल ही कहलाएगी, और रवि की पत्नी चाहे कितनी भी बदसूरत हो और सावली हो, रवि की ब्याता कहलाने का और समाज में इज्जत पाने का हक तो उसे ही। रूपाली रवि को देख नहीं पाई थी, परंतु माधुरी ने उसे देख लिया था। बहाना बनाकर माधुरी रूपाली और उसकी बेटी को गाड़ी की दूसरी तरफ ले गई। रवि का परिवार हंसता मुस्कुराता वहां से गुजर गया। इसके बाद माधुरी ने रूपाली से कहा, तुम्हें रवि से तलाक ले लेना चाहिए। तुम उसके साथ जुड़कर खुद को और अपनी बेटी को यातनाएं दे रही हो। रूपाली ने उदास स्वर में कहा, क्या करूं? समाज में पुरुष रूपी कवच का होना भी जरूरी। वह पिता होने का फर्ज भले ही ना निभाए, लेकिन मेरी बेटी के साथ उसका नाम जुड़ा है। मेरे लिए यही काफ़ी। माधुरी अपने घर लौट गई। मन में बहुत मलाल था, काश उस समय रूपाली ने माधुरी की बात मान ली होती। दोस्तों, इस कहानी में आपको किस किरदार की भूमिका अच्छी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और हमारी कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगें तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी बेहतरीन कहानियाँ आपके पास पहुँचती रहे। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।